यूनिवर्सल फॉक्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको 2021 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है डोंट लुक अप। तो मूवी की शुरुआत होती है, उसमें दिखाया जाता है कि एक युवा खगोल वैज्ञानिक जो कि पीएचडी छात्र केट डिबियस्की है, मिशिगन में सुबारू टेलीस्कोप के साथ काम करते हुए जब उसे पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा लगभग 9 से 10 किलोमीटर का एक धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, तो उनके प्रोफेसर डॉक्टर रांडेल मिंडी और वो निष्कर्ष निकालते हैं कि और धूमकेतु का नामकरण भी उसी वक्त कर दिया जाता है, जिसके बाद केट डिबियस्की को वो बधाई देते हैं। इसके बाद वे इसके रास्ते की गणना करते हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धूमकेतु 6 महीने में पृथ्वी से टकराएगा और अपने विशाल आकार के कारण यह ग्रह व्यापक विलुप्त होने का कारण बनेगा। घबराहट के किनारे पर वे नासा को इस खोज के बारे में सूचित करने के लिए कहते हैं और ग्रह के प्रमुख रक्षा समन्वय कार्यालय डॉक्टर टेडी ओगलथोरेप ने उन्हें डीसी आने के लिए कहा ताकि उनके पास एक इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के साथ बैठक हो सके, जिसे अब गोपनीय जानकारी माना जाता है। वे जाते हैं सुबह सुबह व्हाइट हाउस और वहां बिना एक शब्द सुने पूरे दिन इंतजार करते रहते हैं राष्ट्रपति से, जो अपने एक उम्मीदवार से जुड़े एक घोटाले की देखभाल को प्राथमिकता दे रही थी। अगले दिन केट रंडेल और टेडी को आखिरकार राष्ट्रपति जेनी ऑर्लियन और चीफ ऑफ स्टाफ जेसन ऑर्लियन देखने को मिलते हैं, जो राष्ट्रपति का ही पुत्र होता है। वो उनकी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और यह कहते हुए कि उन्हें आर्थिक पतन जैसे बहाने से हर महीने दुनिया के अंत की चेतावनी दी जाती है और इसलिए अभी के लिए वह चाहती है कि वे मध्यावधि समाप्त होने तक बैठें। यह देखते हुए कि व्हाइट हाउस कुछ नहीं करेगा, टेडी चाहते हैं कि वे इस प्रेस को जानकारी लीक कर देते हैं, मगर उन्हें परेशानी में डाल सकता है क्योंकि वर्गीकृत जानकारी के बारे में बात करना अवैध है, लेकिन यह धूमकेतु से मरने से अभी भी बेहतर। वे दोनों चाहते हैं कि वे मॉर्निंग टॉक शो द डेली रीप में दिखाई दे। ब्री इवांटी और जैक ब्रेमर द्वारा होस्ट किया गया। मेजबानों द्वारा भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जो सोचते हैं कि उन्हें बुरी खबरों को प्रकाश में रखना चाहिए और कैट कैमरा पर गुस्सा हो रही है और इशारा कर रही है कि तूफान से पहले स्थिति कितनी भयावह है। रांडेल साक्षात्कार समाप्त करने के लिए रुकता है और उनके हो जाने के बाद ब्री उसे बाद में उसके साथ ड्रिंक करने के लिए आमंत्रित करती है। बाद में न्यूयॉर्क हेराल्ड की मार्केटिंग टीम उन्हें उनकी प्रस्तुति के परिणाम दिखाती है। अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए उनके सामने आने वाली गायिका का सोशल मीडिया पर अधिक उल्लेख था। केट एक गुस्सैल महिला के रूप में एक मीम बन गई और रांडेल को एक वैज्ञानिक के लिए बेहद हैंडसम के रूप में देखा जाता है, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि क्या उन्हें कहना है। अखबार ने उनका समर्थन रद्द करने का फैसला किया। नासा का दावा है कि डेटा पर्याप्त अच्छा नहीं है, लेकिन वे जल्द ही नासा के प्रमुख का एहसास करते हैं, जो एक वास्तविक खगोलशास्त्री भी नहीं है, राष्ट्रपति के दाताओं में से एक है और अपने एजेंडे के तहत काम कर रही है। मामले को बदतर बनाने के लिए फिलिप केट के वायरल होने का फायदा उठाता है और इस बारे में एक लेख लिखता है कि कैसे वह उसके साथ सोता था, जिसे वह ब्रेकअप मानती है और रांडेल खुद को इससे बाहर नहीं रख सकते। सोशल मीडिया किसी से भी बहस करता है जो उसके वैज्ञानिक ज्ञान और साजिश सिद्धांतकारों पर सवाल उठाता है। जब राष्ट्रपति खुद को एक बड़े घोटाले के रूप में पाती हैं, तो जिससे कुछ अतरंग तस्वीरें शामिल होती हैं। अपने निजी अंगों में से एक केट रांडेल और टेडी को फिर से अपने कार्यालय में लाने के लिए एफबीआई भेजती है और उनकी उपेक्षा करने के लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। केट जल्द ही इस तथ्य को समझती है कि वे ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे मध्यावधि खोने से डरते हैं, लेकिन रुकने के कारण किसी भी तरह से मदद करना स्वीकार करते हैं। धूमकेतु इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय प्रसारण करती है। धूमकेतु की घोषणा करना वास्तविक है और इसके पास इसे नष्ट करने की योजना भी है। वे एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेंगे जो परमाणु हथियारों से धूमकेतु पर प्रहार करेगा। रांडेल की राय के बावजूद कि यह एक होना चाहिए दूरदर्श प्रौद्योगिकी द्वारा निर्देशित मिशन, जेनी ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जनरल बेनेडिक्ट ड्रेस
को चुना क्योंकि वह सोचती है कि उनकी योजना की एक छवि के रूप में एक नायक होने से लोगों को समाचारों से निपटने में मदद मिलेगी। जेनी और रांडेल सभी प्रकार के टीवी शो और मैगजीन कवर की घटना के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। अंत में वह ध्यान आकर्षित करता है जिसके वह हकदार है। उसके बाद दोनों डेली रीप पर फिर से रांडेल और ब्री एक साथ सोते हैं, जबकि टेडी और केट धूमकेतु के साथ बहस करते हैं और उसके बाद विपक्ष इनकार करते हैं। उसके बाद लॉन्च का दिन आता है और यह इवेंट विश्व स्तरीय प्रसारित होता है। अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है, लेकिन जनरल ट्रेस्क का माइक्रोफोन जल्दी से मौन हो जाता है क्योंकि वह कैमरे पर अविश्वसनीय रूप से बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। धूमकेतु का जश्न मनाने के लिए हर कोई तैयार रहता है। जल्द ही पता चल जाता है कि जो अंतरिक्ष यान है वो वापस आने लगता है, लेकिन जब इसरवेल आते हैं और राष्ट्रपति से मुलाकात होते हैं उसके बाद ही यह सारी घटना शुरू हो जाती है और जेनी ने मिशन रद्द कर दिया है कुछ घंटे बाद, जबकि दुनिया अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या। रांडेल को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और व्हाइट हाउस के विज्ञानी सलाहकार और टेडी और केट के दौरान एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक में लाए गए और वो दोनों उन्हीं को पीछे छोड़ दिया जाता है और यह पता चलता है कि उन्होंने मिशन क्यों रद्द कर दिया है क्योंकि इसरवेल, जो कि राष्ट्रपति के दानदाताओं में से एक है, ने भी पाया कि धूमकेतु खरबों डॉलर से बना है। दुर्लभ पृथ्वी खनिज के मूल्य जो प्रौद्योगिकी निर्माता फोन जैसी वस्तुओं में उपयोग करते हैं और उनमें से कम चल रहे हैं क्योंकि चीन अधिकांश खानों का मालिक है। कुछ भेजने की योजना है जिसे धूमकेतु को खंडित करने के लिए ड्रोन और छोटे टुकड़ों को बाद में खनन करने के लिए समुद्र में गिरने दे। रांडेल इससे सहमत नहीं है, खासकर जब उन्हें पता चला कि इस तकनीक जो इसरवेल उपयोग करने जा रहा है विद्वानों की सहकर्मी समीक्षा और कोशिशों करने वाले हर वैज्ञानिक से नहीं गुजरा है और इसके खिलाफ बोलना तो बंद कर दिया गया है, लेकिन मामला अब भी काबू से बाहर है। मुलाकात के बाद वह केट और टेडी के साथ एक बार में मिलता है और उन सभी को इसरवेल के बारे में बताता है। कुछ लोगों ने उन्हें सुन लिया है और केट ने फैसला किया कि वे इस सच्चाई जानने के लायक है, इसलिए उसने घोषणा की सभी लोगों के लिए सुनने के लिए कि राष्ट्रपति धूमकेतु को इतने समृद्ध ग्रह से टकराने देंगे, लोग और भी अमीर हो सकते हैं। यह शहर के चारों ओर दंगा की एक श्रृंखला को उकसा सकता है, इसलिए एफबीआई गिरफ्तार करता है और केट और उस वर्गीकृत जानकारी साझा करने और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, लेकिन वे उसे जाने देने के लिए सहमत है यदि एक समझौता पर हस्ताक्षर करती है जहां इस विषय पर बात नहीं करने के लिए सहमत होती है। सार्वजनिक या मीडिया अब और ग्रिड से बाहर निकलने के लिए जिसे केट स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है और उसके पास लौटता है इन लोइस, जो कि उसका छोटा गृह नगर होता है। उसका पुराना जीवन वापस पाना आसान नहीं है क्योंकि उसके माता पिता नहीं लेंगे कि उसकी पीठ क्योंकि वे सरकार समर्थित करते हैं, जबकि उनकी बेटी वो सरकार विरोधी हो चुकी थी और वे अपने घर में कोई देशद्रोह नहीं चाहते हैं। वह एक सुपरमार्केट में कैशियर के रूप में काम करना शुरू करती है जहां वह यूल और उसके दोस्तों से मिलती है जो उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके साथ घूमने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब पता चलने के बाद वे चोरी कर रहे हैं बाजार में से और उन्हें वैसे भी जाने देना क्योंकि अब उनके विचार में अब उसकी कोई परवाह नहीं करता क्योंकि दुनिया का अंत होने ही वाला है। केट यूल के साथ एक रिश्ते की शुरुआत करते हुए उनके साथ शामिल होना स्वीकार करती है। इसी बीच रांडेल राष्ट्रपति के लिए काम करना जारी रखता है, यह सोचकर कि केवल यही है किसी तरह से ग्रह की मदद करने के लिए कर सकता है और ब्री के साथ उसका संबंध चल रहा है। यह झटका उसके चेहरे पर एक शाम को लगती है जब वे दोनों अपने होटल के कमरे में लौटते हैं और वहां जून को पाते हैं जो कि उसकी वाइफ होती है, अपने पति को आश्चर्यचकित करने के लिए प्रतीक्षा कर रही होती है। रांडेल माफ़ी भी मांगना नहीं चाहता, बस कुछ बनाने के लिए कोशिश करता है और बहाने बनाने के लिए, इसलिए जून अच्छे के लिए जाने से पहले अपनी गोली की बोतल उस पर फेंक देती है और एक होने के बाद अपने दोषपूर्वक विज्ञान के बारे में इसरवेल के साथ तर्क और एल्गोरिदम के बारे में कहा जा रहा है कि वह अकेले मर जाएगा। रांडेल द डेली रीप पर दिखाई देता है और अंत में नियंत्रित खो देता है। गुस्से में वह राष्ट्रीय पर चिल्लाता है और टेलीविजन और सभी लोगों को धूमकेतु के बारे में अधिक चिंतित न होने के लिए कहते हैं। जो लोगों के पास था विश्वास करना शुरू कर दिया
असली नहीं है। यह अभी भी बताने की कोशिश करता है कि कैसे इसरवेल सभी वैज्ञानिकों को बंद कर रहा है और उनसे सहमत नहीं है। राष्ट्रपति ने झूठ बोला और पूरे प्रशासन ने अपना दिमाग खो दिया है। इसके बाद एफबीआई उसे पकड़ लेती है और उसी सौदेबाजी की पेशकश करने के लिए उन्होंने केट को दिया था, इसलिए ब्री के साथ उसका संबंध टूट जाता है। उस समय बाद रांडेल मिशिगन वापस चला जाता है और केट यूल के साथ घूम रहा है। जब वे दोनों आकाश की ओर देखते हैं, एक ही चीज देखते हैं, आखिर धूमकेतु आखिरकार इतना करीब है कि वह दिखाई दे सकता है नग्न आंखों से। वे दोनों इसके साथ खुद को रिकॉर्ड करते हैं और दुनिया को इसे देखने के लिए कहते हैं। लुकअप नामक आंदोलन जिससे दुनिया भर के लोगों को शामिल होने के लिए कहते हैं और इसके बाद बारे में पोस्ट करते हैं इंटरनेट पर। रांडेल भी टीवी पर फिर से दिखने लगती है। सरकार को उनके भयानक के रुके बुलाते हैं योजना और यहाँ तक कि 2 प्रसिद्ध गायकों का समर्थन प्राप्त करता है जो एक विशेष जस्ट लुक अप गीत लिखते हैं। यह जेनी को डोंट लुक अप नामक अपने स्वयं के आंदोलन के साथ जवाबी कार्रवाई करने का कारण बनता है, जिसे लाखों रूढ़िवादी मतदाताओं और षड्यंत्र के शैतानों द्वारा समर्थित किया जाता है जो उस पर विश्वास करते हैं। जब वह कहती है रांडेल केवल यही चाहता है कि वे उससे डरे और अपनी स्वतंत्रता खो दे। दंगे और विरोध प्रदर्शन सड़कों पर, जबकि रूस, भारत और चीन एक साथ मिलकर काम करते हैं अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान को रोकने के लिए, धूमकेतु को रोकने के लिए अंतरिक्ष यान भेजते हैं। लेकिन उनका यह प्रक्षेपण विफल हो जाता है और अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो जाता है। जैसे जैसे धूमकेतु और करीब आता है और डेनियर्स अंततः झूठ को पकड़ना शुरू करते हैं, रांडेल, केट और यूल किराने की खरीदारी करते हैं और फिर ड्राइव करके अपने गृहनगर वापस चले जाते हैं ताकि वे अपने अंतिम दिन अपने परिवार के साथ बिता सके। उस आखिरी रात सबने मिलकर खाना खाया। लंच की रात शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए जेनी ने इसरवेल से पूछा कि एल्गोरिथम उसे क्या कहते हैं। मौत की तरह होगा, और वह जवाब देता है कि एक बेरोक टोक मारा जाएगा। जो कुछ भी हो सकता है, अंतरिक्ष उड़ान भरता है और वे कुछ ड्रोन को खो देते हैं। लेकिन इसरवेल ने अनुमान लगाया था त्रुटि के लिए एक मार्जिन और दावा करता है कि सब कुछ ठीक है, हालांकि वह अविश्वसनीय रूप से गलत है और बाकी धूमकेतु के संपर्क में आते ही ड्रोन फट जाते हैं, यह जानते हुए कि अब वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसरवेल और जेनी अन्य करोड़पतियों के साथ डिजाइन किए गए गुप्त अंतरिक्ष यान पर शामिल होने के लिए परिसर छोड़ देते हैं, अपने यात्रियों को क्रायोजेनिक रूप से जीवित करने के लिए, ताकि वे कयामत के हमलों से पहले पृथ्वी से भाग सके। अपने बेटे के बारे में पूरी तरह से भूल कर जेनी रांडेल को फ़ोन करती है और उसे उसके लिए एक जगह प्रदान करती है और उसकी पत्नी, परंतु उसने ठुकरा दिया और अंत तक वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। आसपास के लोग, दुनिया अपने प्रियजनों से चिपकी हुई होती है क्योंकि धूमकेतु पृथ्वी से टकराता है और जीवन को नष्ट कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं, खंडहर के नीचे बाहर आने वाला एकमात्र जीवित व्यक्ति जेसन है, जो तुरंत जश्न मनाता है सेल्फी लेकर और 40 साल बाद करोड़पति के साथ जहाज को अंततः पृथ्वी के समान वातावरण वाला एक ग्रह मिल जाता है और उनके रहने के लिए पुरुषों और महिलाओं को उनकी कार्योजनिक नींद से जगाया जाता है और क्षेत्र का पता लगाया जाता है। और जब जेनी एक सुंदर नए जानवर को देखती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है, परंतु उस पर वह जानवर हमला कर देता है और प्रभावी रूप से एक बेरोकटोक द्वारा मारा जाता है, जैसा कि एल्गोरिथम द्वारा भविष्यवाणी की गई थी।